जुबानी बोलिए मन का आपा खोए और इनको शीतल करे और इनको शीतल करे आप शीतल होए कबीरा आप शीतल हो। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर कबीरा फल लागे अति दूर। खड़ा कबीरा चौक पर मांगे सबकी खैर खड़ा कबीरा चौक पर मांगे सबकी खैर ना काहू से दोस्ती ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर कबीरा ना काहू से बैर। भारत माता की भारत माता की। क्या बात है अलवर, वाह, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जितना बोलना है पहले बोल लीजिए, जितना थकना हो पहले थक लीजिए और उसके बाद बातचीत का सिलसिला मैं अलवर से शुरू करता हूं। अलवर क्या कहूं मैं इस शहर के बारे में। मैं कोरोना के समय में भी यहां पे घूमा और बहुत घूमा और अलवर के बारे में यह था कि शायद इस बार चूक जाता, मैं अलवर शायद ना आता जैसे मैंने पहले कहा, लेकिन अलवर आना चाहता था, जरूर आना चाहता था, बड़ी इच्छा थी। अलवर कई बार शो किए हैं लाइव मैंने, तो अलवर आना चाहता था। और बस आपकी वो जो मिठाई है ना कलाकंद, ऊपर से तो थोड़ी सी ठोस होती लेकिन अंदर से बड़ी नरम है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। भाई साहब क्या हुआ, क्या हो गया, दिक्कत क्या हुई? हाँ जी, खड़े होइए, खड़े होइए। अलवर के लोक देवता भर्तृहरि बाबा की जितने देवता हैं, जितने लोक देवता हैं, सबको प्रणाम करता हूं। इस वीर भूमि को प्रणाम करता हूं। वो तमाम सारे लोग जो यहां पे मौजूद हैं उन सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। 1775 में इस मौजूदा अलवर शहर की नींव, कैपिटल, बहुत सारे लोग तरह तरह के इतिहास पे बहुत सारा जानना चाहते। मैं इतिहास पे नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ इतनी बात जानना चाहता हूं कि अलवर शहर का मिजाज कैसा है, और वो बहुत जरूरी है जानना। मैं कल भरतपुर में शो कर रहा था और भरतपुर वालों ने एक बात कही कि देखिए साहब, ये भरतपुर है और बगल में अलवर है, अलवर कितना सजा हुआ लगता है और भरतपुर कैसा लगता है। अब ये सजा हुआ अलवर कैसा है मैं जानना चाहता हूं, और बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। देश विदेश में तमाम सारे लोग जो इस शो को देख रहे हैं वो सब अलवर को देख रहे हैं इस वक्त और अलवर के बारे में जानना चाहते हैं। मैं देख रहा हूं वकील भी बैठे हैं, पत्रकार भी हैं, जनता के तमाम सारे नुमाइंदे यहाँ पे हैं और जनता खुद यहाँ पे मौजूद है। एक चीज जो सबसे जी, अरे बिजनेसमैन, इनके बगैर तो कुछ सजता ही नहीं है। ये जो बिजनेसमैन है यही सबसे ज्यादा खास है। बिजनेसमैन को बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मैं तारुफ करा देता हूं उनसे, लेकिन बातचीत का सिलसिला जैसे रोज शुरू होता है वैसे ही जनता के बीच में जनता के सवाल और जनता की तमाम सारी वो मुद्दे जिनको मौका कभी नहीं मिलता कि रखा जा सके। आज उम्मीद करता हूं कि अलवर से वो तमाम सारे सवाल आएंगे। कौन जीता, कौन हारा, कौन सरकार बनाएगा, ये सवाल तो ठीक है, वो अपनी जगह है, लेकिन आज बहस ऐसी होनी चाहिए कि लगे हाँ ये अलवर में एक बहस हुई। मैंने इससे पहले भी कई शो किए हैं यहाँ पे और मैं अलवर का हृदय से आभारी हूं कि अलवर ने हमेशा 100 में 100 नंबर पाए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। केजी खंडेलवाल साहब बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया खंडेलवाल साहब।
राजेश कृष्ण सिद्धू साहब कांग्रेस नेता हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, वो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। शेर मोहम्मद साहब मुस्लिम नेता, जिला मेव पंचायत संरक्षक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मेवात का इलाका बहुत बड़ा इलाका यहाँ पर है, उसका ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मुरारी पराशर जी, मैं एक बात के लिए कहना चाहता हूं कि कृपया कस के ताली बजाइए। मैं बहुत सारे शहरों में जाता हूं लेकिन कोई पर्यावरणविद नहीं मिलता, लेकिन ये एक ऐसा शहर है जिसने अपना पर्यावरणविद भी रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर मुरारी पराशर जी, थैंक यू सो मच मुरारी जी। सवाल का जवाब शुरू करें उससे पहले मैं एक दो लोगों से पहले बातचीत करना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कौन कहां कितने बातचीत का सिलसिला जोड़ना चाहता। जी जी, आ रहा हूं बड़े आराम से, 1 घंटा आप ही के बीच हूं। क्या नाम है साहब आपका? भानु प्रकाश गुप्ता। भानु प्रकाश गुप्ता। भानु प्रकाश गुप्ता। जोर से बोलिए ना गुप्ता जी। गुप्ता सर। भानु प्रकाश गुप्ता। तो भानु प्रकाश जी क्या काम करते हैं? आ रहा हूं। अपना अनाज मंडी का आड़त का काम है। अनाज मंडी आड़त का काम है जी। कोई बात कहनी है क्या? एक तो पहले ये है कि आपका तहे दिल से स्वागत है, आप अलवर में आए डिबेट करने के लिए। प्रतीक जी बहुत इंतजार। अरे ये तो राजस्थान का सिंह द्वार है, यहाँ तो आना ही था, यहीं से तो शुरू होना था। मैं आपका तहे दिल से अलवर वासियों की तरफ बहुत स्वागत करता हूं। तो आप आए, आपकी डिबेट देखते हैं, दिल्ली में आप करते हैं, ऐसा संभव लग नहीं रहा था। आप आओगे पर आप आए। बोला लग नहीं रहा था, हो तुम भी बड़ा दगाबाज, लग रहा था कि तुम भी नहीं आओगे, लेकिन आ गए। चलो आ गए तो बड़ा अच्छा किया, और अब आ गए हो तो जरा दिखाओ कि कैसे हो तुम। जी बोलिए सवाल। मेरा सवाल यही है, देश में अमन शांति बनी रहे, और आप पूछो। आपको नहीं मुझे कुछ नहीं पूछना, बोलना आप ही को है गुप्ता जी। हाँ पूछो बोलो। मैं तो ये चाहता हूँ देश में शांति बनी रहे, और जो चला ये गुप्ता जी शांति कैसे बनेगी? शांति ये मोदी जी अपने जो काम कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं देश। मेरा काम ये होता है कि अगर चावल उठाया है तो उसको दबा के देखना पड़ता है। मैंने कहा गुप्ता जी कहां तक जाएंगे जरा देख लें। गुप्ता जी ने कहा कि मोदी जी जो काम कर रहे हैं बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। ये इलाका एक वाद्य यंत्र के लिए पूरी दुनिया में गया, वो यहीं का था, भपंग। और मुझे बताया कि बजाने वाले ज्यादातर लोग मुस्लिम, लेकिन सारे के सारे ज्यादातर लोग शिव भक्त। और इस इलाके को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा इस देश में? क्या होगा? यही देश है कुल मिलाकर। भपंग एक वाद्य यंत्र बॉलीवुड तक गया। कहते हैं कि एक बार दिलीप कुमार साहब ने देखा और उसको वहां तक ले गए, बॉलीवुड तक। तो बहुत सारा स्वागत है। गुप्ता जी ने बात कह दी है। और जी हाँ जी, हाँ आंखें फिल्म में, फिल्म याद है आपको, मैं आऊंगा आपके पास। बीजेपी अपना सीएम का चेहरा क्यों नहीं दिखा रही है? लोग बार बार पूछ रहे हैं कि राजस्थान में सीएम का चेहरा आप क्यों नहीं बता रहे हैं? सीएम का चेहरा बता दीजिए, ये कांग्रेस के नेता पूछ रहे हैं आपसे। बीजेपी कमल के फूल पर चुनाव लड़ रही है और नरेंद्र मोदी सीएम का चेहरा और प्रधानमंत्री का चेहरा भी है। थोड़ा सा जवान लड़खड़ाई थी लेकिन सुधार लिया। बॉल एकदम सही टप्पा खाई थी, लेकिन उन्होंने लड़खड़ाती जबान से चीजों को संभाला। बोला वही है कमल के निशान पर। और साहब कांग्रेस क्या है? अगर ये सीएम का चेहरा बता रहे हैं कि भाई कोई नहीं है, कमल का फूल है, तो फिर ये मैंने कहा यही सवाल पलट के आपसे है। हमारा चेहरा सदा से कांग्रेस डेमोक्रेसी में विश्वास करती है। जो विधायक चुन के आते हैं उनको ही हम चुनते। घमासान मचा हुआ है दोनों तरफ। अब कौन बोले? हाँ जी, हाँ जी, खड़े हुए। क्या नाम है? एडवोकेट योगेश यादव। हाँ वकील साहब बहुत बैठे हैं आज। हाँ जी बोलिए एडवोकेट साहब। मैं कह रहा हूँ सचिन या गहलोत साहब, ये नाम सचिन या गहलोत साहब। और जनता है देखिए, डेमोक्रेसी, घबराइएगा नहीं, जो मन में आए वही बोलिएगा। घबराते नहीं है हम। हमारे लोकतंत्र में विश्वास है। डेमोक्रेसी में जो विधायक चुनने का है, फिर उनका अधिकार हम थोड़ी छीनेंगे। डेमोक्रेसी में जो विधायक चाहेंगे वो चुनेगा। सचिन पायलट भी लड़कियों ने इनकी सरकार हो तो सोते क्यों लड़ रहा था सचिन पायलट? अरे कौन लड़ रहा था? क्यों लड़ रहा था वो? बोले सचिन पायलट क्यों लड़ रहा था? अरे लड़ रहे थे, मैं लखनऊ में उधर रहने वाला हूं तो लड़ रहे थे, हो गया।
अरे तो सचिन पायलट क्यों लड़ रहे थे? अरे भाई वो घर की बात है और वो बात हो गई। जी हुजूर बोलिए, क्या नाम है आपका? मेरा लक्ष्मीनारायण गुप्ता नाम है। मैं तो ये कह रहा हूँ, क्या काम करते हैं साहब? सर मेरा दवा का काम है, दवा का व्यवसाय। दवा की जरूरत है सबको। मैं तो सिर्फ कांग्रेसी मित्रों से इतना सा पूछना चाहता हूँ, क्या इनको वर्तमान अशोक गहलोत नेतृत्व पर विश्वास नहीं है? क्या उसका नाम लेने से कतरा रहे हैं ये? क्या इनको वर्तमान नेतृत्व पर विश्वास नहीं है? ये तो अजब हो गया। ये तो दुनिया का 8वां अजूबा हो गया। मुख्यमंत्री इनका उस तक का नाम लेने से कतरा रहे हैं और फिर कह रहे हैं हम योजनाओं का ढिंडोरा पीटेंगे। ये तो शर्म और अरे हम घबरा नहीं रहे। पहला चुनाव है देश में जो मोदी वर्सेस अशोक गहलोत हो रहा है। अशोक गहलोत पूरे देश का नेता है, पूरे देश में विजन के काम पे कर रहा है, पूरे देश का नेतृत्व कर रहा है। मोदी घबराए हुआ है। कह रहे मोदी जी घबराए हुए हैं। मैं आ गया एडवोकेट साहब। जी जी हुजूर आ रहा। हाँ राजा बोल, कहाँ गंगू तेली? क्या बात करते हैं मोदी की? मोदी क्या है? मोदी विश्व गुरु है। मोदी क्या है? विश्व गुरु। अच्छा। और देखो 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 देखो, मेरे शो में डिसिप्लिन रहता है, बाकी ना बोल देना। जी जी मैम नमस्ते। मैं आ गया। मैं जी जी नमस्ते। नमस्कार सर जी। अब ये क्या नाम है आपका? एडवोकेट रचना गोयल। अरे एडवोकेट आज बहुत बैठे हैं, क्या बात है? आज सारे लोग यहीं आ गए। जी जी मैम बोलिए। लोकतंत्र की ये बात कर रहे हैं तो फिर हर बार गहलोत को ही क्यों चुन लेते हैं? पायलट को आने क्यों नहीं दिया? हर बार सारे विधायक गहलोत को ही चुन लेते हैं। ये इनका लोकतंत्र है। अब वो जो वोटिंग होती है उसमें वो चुन लेते हैं। जी जी साहब, जी जनाब। मैं आ रहा हूँ, आराम से एक एक करके आ रहा हूँ। देखिए मैंने ये पहले कहा कि ये कोई पॉलिटिकल डिबेट नहीं है, तो जब आप उसका रुख बदलेंगे तभी ये बदल पाएगा। वैसे तो मैं बदल दूं 2 मिनट में, चाहूं तो डिबेट का रुख बदल जाएगा और दूसरी तरफ चला जाएगा। लेकिन आप देखें, मैं देखना चाहता हूं कितनी देर में आऊंगा। भाई साहब एक ही गर्दन है, एक ही हाथ, इधर मोड़ लो चाहे उधर मोड़ लो, आ जाएंगे। जी बोलो। हाँ जी। यही सवाल सांसदों पे भी अप्लाई होता है। हिटलर शाही वास्तव में मोदी जी कर रहे हैं या गहलोत जी? वहाँ कोई वास्तव में चुनाव होता है और इन चुनावों में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे कब बातें होंगी? क्या हमेशा चुनाव जात पात, हिंदू मुसलमान और इन चीजों में ही फंस के रह जाएगा? क्या जात पात, हिंदू मुसलमान, चुनाव इसी में फंस कर रह जाए? मैं आ रहा हूँ हुजूर अली, मैं आ रहा हूँ बिल्कुल। जात पात, हिंदू मुसलमान में ही चुनाव फंस के रह जाएगा या जो असल मुद्दे हैं वो सामने आएंगे? बीजेपी के प्रवक्ता को देता हूं चांस। मोदी जी आने से पहले देश को आतंकवाद के अंदर घेर रखा था और मोदी जी के आने के बाद देश का गौरव विश्व के अंदर बढ़ा है और देश की जनता देश के अंदर सुरक्षा चाहती है, देश का गौरव चाहती है। और ये सारे मुद्दे जो हैं 70 साल में क्यों नहीं हल कर पाए कांग्रेस के लोग? बीजेपी कहती है कि अशोक गहलोत का मतलब तुष्टीकरण, अशोक गहलोत का मतलब उन्माद। आपका क्या? मैं जवाब आपका। मैं पहले तो पुराने वाले वकील साहब का एक जवाब दे। पुराने वाले मतलब? वकील साहब ने एक जवाब। ये पुराने वाले इन्होंने एक बहुत बड़ा ऐसा वकील मैंने पहली बार देखा जो पुराना है। अरे वकील सब नए होते हैं। पुराना हूँ परंतु जवान हूँ। क्या उम्र है आपकी? 69 ईयर। अरे ना अभी 16-17 साल के लगते हैं आप। जी हाँ जी, कांग्रेस के प्रवक्ता। इन्होंने जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया, ये अपमानित शब्द है। हमारे प्रधानमंत्री जैसे शब्द के इन्होंने गंगू तेली जैसे शब्द का प्रयोग किया, ये इनको शोभा नहीं देता। पहले तो ये, और दूसरी बात मैं क्लियर कर देता हूं। ये नहीं सर, देखिए मेरी बात सुनिए। इसमें कार्रवाई हुई है, पहले इस पर कार्रवाई हो चुकी है संसद में। इन्हीं के प्रधानमंत्री ने इस बात पर ऑब्जेक्शन किया था। पहले इनका इसका शब्द को वापस लिया जाए। जी देखिए, ये मैं मालूम मुझे अरे रुकिए, मैं एक मिनट शांत रहिए। मैं आ रहा हूं, आप परेशान मत होइए। जी आराम से। वकील साहब ने कहा है ये मुहावरा है, और मेरी बात देखिए, जैसे इन्होंने कहा कि राजा भोज, तब तक तो माइक इधर था और बाकी में चला गया उधर। तो आप मेरी तेल की धार देखो गुरुजी, और बाकी में नजर ना डालो। आप इधर उधर की बात मत करो। मेरे हिसाब से चला, मैं आ गया बहुत देर से। क्या नाम है आपका? आशिमा नाम है मेरा। आशिमा जी, क्या करती हैं आप? मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट है। यही अलवर का खासियत है, खूबी है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, शिक्षक, व्यापारी, बिजनेसमैन, तमाम सारे लोग मौजूद हैं। जी आशिमा पूछिए, सवाल पूछिए। ये सब मोदी कर रहे हैं।
मोदी जी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके पास इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं देश के लिए करने के लिए, तो उन्हीं के लिए कि उन्हीं के नाम पे क्यों चुनाव लड़ा जा रहा है? आप अलवर में क्या कर रहे हैं आप ये बताइए। हर जगह कूड़ा करकट भरा पड़ा राजद, अलवर में बहुत बुरी हालत है। वो शो फिर देखो 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 वकील साहब, मैंने 16 साल कह दिया था, इसका मतलब नहीं कि 16 साल की तरह नजर आए आप। हाँ देखिए, आराम से एक एक करके मैं पूछता जाऊंगा, और आयुष्मान सवाल पूछा, मैंने उसको रख दिया कि प्रधानमंत्री का उल्लेख यहाँ पे क्यों आखिर उन्होंने रखा सवाल, और उसका आदर बिल्कुल आऊंगा, हुजूर आली आऊंगा। जी जनाब, क्या नाम साहब आपका? मैं आ रहा हूँ बेटा, आऊंगा, जरूर आऊंगा। जी क्या नाम? आचार्य मनीष कुमार। मैं भी दिल्ली में आपका ही पड़ोसी हूँ, और हम भी वरिष्ठ पत्रकार हैं। अच्छा, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं? अच्छा, मैं तो अभी वरिष्ठ हो ही नहीं पाया। आप वरिष्ठ? जी। आचार्य भी हम। अरे आप हमसे कद काठी वजन सब में बड़े हैं, तो वरिष्ठ पत्रकार साहब का जी स्वागत है आपका। आचार्य जी, मेरा राजस्थान प्यासा है, 25 सांसद लापता है। ERCP पूर्वी राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट पे अभी तक कोई भी सांसद नहीं बोला। अलवर प्यासा है। इस कंपनी बाग में पानी के टैंकर पैसों से आते हैं। पानी के मुद्दे पे ये सारे वकील सुबह 4 बजे बाल्टी लेकर पानी भरते हैं। मेरा अलवर प्यासा है पानी। बोले ये सारे वकील साहब पहले सुबह बाल्टी से पानी भरते हैं। मैं पर्यावरणविद के पास आऊंगा, जरूर आऊंगा। जी साहब, अभी पानी की बात हमारे भाई साहब कर रहे थे। हाँ। मैं हमारे कांग्रेस बंधुओं से पूछना चाहता हूँ कि जो 38 करोड़ की जो योजना थी, हमारे माननीय शहर विधायक श्री संजय शर्मा जी ने विधानसभा में मुद्दा उठाया, उसका प्रोजेक्ट फाइल बन गया। वर्तमान मंत्री टीकाराम जूली जो कांग्रेस की सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने श्री सेठ की जो योजना रुकवाई थी, उसका जिम्मेदार कांग्रेस और जो पानी की। जी मैं सवाल एक एक करके आते जाएंगे, बिल्कुल आते जाएंगे। मैं बिल्कुल आऊंगा आपके पास, बिल्कुल आऊंगा। जनता को पूछने दीजिए पहले मतलब भर से। जी साहब नमस्ते। हेमंत जयमन, बहुत बहुत स्वागत है। मैं आ रहा हूं। मैं भाई साहब, मैं सवाल जो वजन के हिसाब से नहीं पूछ रहा हूं कि जिसका वजन ज्यादा है पहले उससे पूछ लो, फिर हल्के वाले से पूछो, ऐसा नहीं कर रहा हूं मैं। आराम से मैं आऊंगा बेटा, आराम से मैं आ जाऊंगा, तुम्हारे पास आ जाऊंगा, अभी समय बहुत है। जी बोलिए साहब। मेरा मानना है कि जो चुनाव है, चुनाव के लिए जो एजेंडे तय किए जाते हैं पार्टियों के द्वारा, पार्टियां तय करती हैं कि हम ये चीज फ्री दे देंगे, वो चीज फ्री दे देंगे। भाई सुनना तो सुनो डिबेट, और नहीं तो कहो बंद कर दे डिबेट। जी, हम हर बात में विदेशों से तुलना करते हैं भारत की, लेकिन जब विदेशों की जो टेक्नोलॉजी है उसको एडॉप्ट नहीं करते। हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल के टीचर्स को मिलते हैं 5,000 रुपए, और विदेशों में भी मिलते हैं 50,000 रुपए। प्राइमरी जब कच्चा गढ़ा होता है, उसको शेप देने के लिए एक अच्छे टीचर्स की जरूरत होती है। वहाँ ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, और वहाँ पे ज़्यादा एजुकेटेड टीचर्स आने चाहिए। जब बहुत सारी डिबेट में मैं घूमता हूं, लगभग 30-40 शहर घूम लेता हूं, तब कोई एक सवाल मुझे मिलता है, निश्चित तौर से आपके लिए ताली बजाई जानी चाहिए। और वो जो कोमल पौध होती है उस पर ज्यादा खर्च होना चाहिए। मुझे भी लगता है साहब, मुझे भी लगता है। एक बात और कहना चाहता हूँ, ये जो रेवड़ियाँ बांटते हैं, मैंने एक पिछले यूपी के चुनाव थे तो अमित शाह जी ने कहा था कि 5 रुपए किलो घी दे देंगे, किसी ने कहा कि हम 10 रुपए किलो की चीज़ दे देंगे। आप भारतीयों को पंगु कर रहे हैं, उनको स्टेबल कीजिए। 8वीं क्लास तक एक टेक्निकल एजुकेशन लेकर के आइए, ताकि वो बच्चा खुद अपने आप को प्रोडक्टिव कर ले और खुद संबल हो जाए, तो आपकी इन रेवड़ियों की जरूरत नहीं पड़ेगी नेताओं को। तो आपकी इन रेवड़ियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेवात जिले के हैं, ये कहा गया कि अशोक गहलोत जी का मतलब तुष्टीकरण, अशोक गहलोत जी का मतलब उन्माद। मेवात से आए हैं मुस्लिम नेता। मैं आऊंगा बेटा, जरूर आऊंगा। जी जनाब, ऐसा है कि राजस्थान में अब की बार अशोक गहलोत ने सभी वर्ग के लिए, चाहे वो गरीब हो, कर्मचारी हो, किसान हो, और डेवलपमेंट के नाम पर जितने जिले बनाए, जितने तहसील बनाए, जितने PSC बनाए, जितने हॉस्पिटल बनाए, आज तक भारतीय जनता पार्टी तो छोड़िए आप, हिंदुस्तान के इतिहास में किसी भी मुख्यमंत्री ने ऐसा नहीं किया। इसलिए बीजेपी वालों के पास कोई जवाब तो है नहीं, उस बात का कोई जवाब नहीं है। अगर इनके पास जवाब है, इनके पास सिर्फ हाउल्ला
हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांटना, बुलडोजर में बैठ करके फार्म भरने जाना, इसके अलावा दूसरा काम ये कहते हैं कि आपके पास सिवाय बुलडोजर पे बैठने का कोई काम नहीं है। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, 5 साल के अंदर 5 साल में कांग्रेस, आ रहा हूं आम आदमी, 5 साल में यदि कांग्रेस ने काम किया होता तो आज कांग्रेस की स्थिति ये नहीं होती कि हमारे को सत्ता में आने के लिए जो आम जनता को रेवड़ियां बांटी गई थी वो रेवड़ियां बांटने की आवश्यकता नहीं पड़ती, परंतु इन्होंने 5 साल काम ना करके सिर्फ सचिन पायलट और गहलोत आपस में सरकार बचाने का काम किया, आम जनता का काम नहीं किया। पेपर लीक इनके काल में हुए, जो रक्षक थे वो भक्षक बने, आरपीएससी के जो मेंबर बना के बेचे वो खुद पेपर लीक करने के लिए आज जेल के अंदर बंद है। आम जनता, महिलाएं सुरक्षित नहीं रही, अपराधों का ग्राफ पूरे भारत देश के अंदर राजस्थान का नंबर 1 था। आज मेवात के मेरे भाई खड़े हैं, आज मेवात क्षेत्र के अंदर हमारे अलवर शहर के अंदर एक कंपनी बाग गोपाल टागिज के यहां से गाय भर भर के ले जाते हैं गो तस्कर। मुझे मालूम है ये अलवर का इलाका है। हाँ। मैं बताना चाहता हूं, इनके पास झूठे इल्जामात के अलावा कुछ भी नहीं है। और मैं ये कहता हूं कि माननीय गहलोत साहब ने किसी भी स्टेट में आज तक 19 जिले एक साथ बनेंगे तो पहली बार इस राजस्थान में बने। आप जी मैं आया। मुझे मालूम है कि अलवर का इलाका है ये, और हर आदमी यहाँ पे बड़ा घना है, कोई हल्का तो है ही नहीं। आ रहा हूँ आम आदमी जी, कहाँ बोलो, एक करके जी। यहाँ पे इस शहर में या राजस्थान में पूरे में एक ही चीज चल रही है, एक गरीब आदमी होता है उसको मीटर लाइट की प्रॉब्लम है, कोई नहीं सोल्व करेगा, उसको पानी की प्रॉब्लम है, कोई सोल्व नहीं करेगा। इनमें से एक से भी ये पूछो कि इसका किसका नेता जीतने के बाद में सोल्व हो गए? गरीब के नहीं होंगे तो पैसे वालों के होंगे, काम भी मिडिल क्लास के होंगे, गरीब लेवल के है ना, उनके ना कोई काम होगा, सड़कों पे गायें घूमेंगी, किसी का कुछ नहीं होगा। बीजेपी आओ, कांग्रेस आओ, लेकिन इनसे एक से पूछो कौन सा आने के बाद में काम होगा। अब मैं आ रहा हूं आराम से जी। बीजेपी एंड देन कांग्रेस, बताइए, नौजवान ने आपसे सवाल पूछा है कि कौन से काम होंगे। बीजेपी जब आती है, जब विकास साथ में आता है और सब वर्गों के लिए विकास किया जाता है। कांग्रेस जब आती है भ्रष्टाचार साथ में लाती है, और भ्रष्टाचार के साथ अपराध के ग्राफ बढ़ जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी आएगी तो आम जनता की जो समस्या है, पानी की समस्या है, चिकित्सा क्षेत्र में सुविधा ही है, भ्रष्टाचार कम हो, युवाओं को रोजगार मिले, ये सारे काम बीजेपी की जी। कांग्रेस, इन्होंने जवाब मांगा है और बहुत युवा ने बहुत सटीक जवाब दिया है। 3 बार से इनका विधायक है। इन्होंने एक बात कही थी, हमारी डबल इंजन की सरकार दे दो। अलवर की जनता ने इनको डबल इंजन की नहीं, ट्रिपल इंजन की सरकार दे दी, लेकिन इनका विकास का बछड़ा नहीं भाई आज तक। और ये जो आज काम दिख रहा है नगर परिषद में, ये अजय अग्रवाल का कार्य है, या हमारे जितेंद्र के कार्यकाल में, एमएलए के कार्यकाल में काम हुआ है। इनके कार्यकाल में बताया कि ईंट भी लगी हो किसी ने इनके। आ गया ईंट, आ गया जी, मैं आ गया, आराम से जी। भाई साहब नमस्ते। नमस्कार, राजेश बिरमानी जी। राजेश बिरमानी, मैं आ रहा हूँ बेटा, आ रहा। हाँ जी। कल बीजेपी ने क्या काम करते हैं साहब राजेश जी? व्यापार है मेरा। व्यापार है, काहे का व्यापार है? फाइनेंस का काम है। फाइनेंस का काम है जी। राजेश बिरमानी जी का सवाल है, आने दीजिए जी। कल बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है जो टोटली जुमलेबाज है। टोटली जुमले के हिसाब से जो जितने भी घोषणा पत्र है, सारी की सारी घोषणाएं गहलोत सरकार कर चुकी है। सारे के सारे जुमले हैं, सारी जितनी भी घोषणा पत्र जारी किया है वो सारे के सारे गहलोत सरकार ऑलरेडी दे चुकी है। बोले सारे के सारे। हाँ जी, बिल्कुल सर जी। नमस्कार सर जी। नमस्कार भैया, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। क्या नाम है तुम्हारा? अनिल कुमार राजपूत सर जी। ये इलाका राजपूत बहुल इलाका है। अंदर आओ, आ जाओ। अरे नौजवान, कंधों पे बैग, हाथ जो है मुट्ठियां हवा में। अरे नौजवान का तो पोजीशन बन गई। आ जाओ, जल्दी आ जाओ। क्या नाम है बेटा? अनिल कुमार सर जी। अनिल कुमार, कहाँ जा रही है? आओ पास। बिल्कुल हाँ जी, बोलो। मोदी सरकार चाहिए, राजस्थान में बीजेपी चाहिए, और कुछ नहीं। ओनली बीजेपी, ओनली, बिल्कुल। एक मिनट, मुझे सवाल करने दो। बीजेपी क्यों? सर बीजेपी ने क्या नहीं किया, ये बता दीजिए मुझे तो पहली बात। तू बताओ पहले कि। मैं बताता हूँ।
बैठे डिस्टर्ब मत करिए, वही खड़ो, वही खड़ो, हिलना नहीं यहाँ पे, यहाँ से हिलना नहीं, इधर 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 देखो, मेरी आंख में देखो। आप कहते हैं बीजेपी ने क्या नहीं किया, ये मैं बताऊंगा। और इधर कौन हाथ उठा? आइए 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 आशिमा जी, आइए 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 आइए, बिल्कुल आइए, बहुत देर से हल्ला मचा रही हैं जी। सवाल आपका, वो कहते हैं बीजेपी ने क्या नहीं किया जी। वो सही कह रहे हैं भाई एक मिनट, हल्ला नहीं, मैं आ रहा हूं बाबू, आ रहा हूं जी। वो सही कह रहे हैं, बीजेपी ने क्या नहीं किया उसका तो पूरा लंबा चिट्ठा है, कुछ भी नहीं किया, नॉट एट ऑल, कुछ भी नहीं किया जनाबे। ये जो छाती खोल के यूं बोल रहे हैं कुछ नहीं किया, ये मोदी की देन है, बता रहा हूं। नहीं, अब तक यूक्रेन में बम्बों के नीचे पड़े होते, जो पाकिस्तान, जो दूसरे लोग जो छुप छुप के निकल रहे हैं ना झंडा लेके इंडिया का, ये मोदी की देन है। तुम लड़की हो, तुम बस आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से भाई देखो, आराम से आराम से आराम जी। अलवर की बात करें, अलवर में विमेन सेफ्टी कहाँ है विमेन सेफ्टी? अलवर में नहीं, देखिए, बढ़िए, मुझे मालूम है इस शहर की, भाई एक मिनट, लो भाई साहब प्लीज, मुझे इस शहर की तासीर मालूम है, लेकिन आराम से ये कहते हैं कि, ये कह रही हैं, हालांकि इन्होंने तो कह दिया कि अलवर में वुमेन कहां सेफ है, तो राजस्थान में तो ये नारा है, बीजेपी का नारा है, इस पर जवाब देना चाहते हो? कौन सा नारा सर जी? इन्होंने कहा कि औरतें कहां सेफ है अलवर में। अच्छा, अलवर ठीक है, अलवर में बालकनाथ जी हैं, वो हैं, लेकिन सरकार किसकी है राजस्थान के अंदर, मैं पूछना चाहूंगा। और दूसरी बात, कांग्रेस का एक ही मुद्दा है, जो राम मंदिर है, वही मुद्दा। ये मैं ये पूछना चाहता हूँ कांग्रेस सरकार से, बस एक भैया एक सवाल मेरा कांग्रेस सरकार से, बस लास्ट सवाल, बस एक सवाल, कि कांग्रेस के ऊपर, मतलब कांग्रेस कोई मुद्दे नहीं उठाती है, ओनली फॉर मोदी के अलावा उनके मुख से कोई जवाब निकला हो तो मेरे को बताना। क्या मोदी ये नहीं कर रहा, मोदी वो नहीं कर, राम मंदिर वो हिंदुस्तानियों के, मतलब हिंदू मजहब के ऊपर धिक्कार। मुझे मालूम है, आराम, बैठ जाओ चुपचाप, अच्छा आराम से। बड़ी जबरदस्त खेल है पाजी, आप ही खड़े हो, 1.25 लाख थे, एक लड़ा होता है गोविंद सिंह नाम का, हाँ आप ही की याद आ गई मुझे। आराम से देखिए, अगर ज्यादा मैं हटा दूंगा, आप बैठिए आराम से, आराम से, नहीं मैं अपने हिसाब से करूंगा जी, वहां जी, आराम से जी साहब, मेरी तरफ देखो, क्या करते हो आप जी, आराम से जी। मैं राजस्थान सरकार, कांग्रेस सरकार के आपको बताना चाह रहा हूँ, ये बहन जी जो खड़ी हैं, ये बीजेपी सरकार है जिसमें महिला सुरक्षा पे इतना बल दिया जाता है। कल भाजपा के घोषणा पत्र में एंटी रोमियो स्क्वाड की बात हुई है। आपने देखा यूपी में जब योगी आदित्यनाथ जी आए, उन्होंने एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया, उसी प्रकार भाजपा ने कल अपने घोषणा पत्र में बोला है कि एंटी रोमियो स्क्वाड आएगा। और मैं युवाओं की तरफ से एक बात बोलना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार ने पिछले 5 साल में गहलोत जी ने अपना और अपने खानदान का, और उनके प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा ने अपना खानदान का, देखिए खड़े रहिए, आप पैनल पे खड़े रहिए, आराम से प्लीज, वहां जाओ बेटा, जाओ आराम से जाओ। आयशा आमन, जी, मेरा तुमसे तो पूछ चुका हूं, नो बात इसमें जो नहीं बोला वो बोलेगा। बैठिए, आशा आप पीछे जाएंगी, उसके पीछे बेटा, तुम भी पीछे, हाँ वो गया जी। अलवर में विकास की बात हो रही है, इसमें मोदी गहलोत नहीं आता। अलवर शहर की बात करें, भाई बोले दो ना, अलवर शहर की बात करें, अलवर शहर में 15 साल बीजेपी के एमएलए रहा, सांसद हमेशा बीजेपी का रहा। अलवर ने विकास क्या करा, ये बताइए कि अलवर ने विकास क्या कहा, और ये सवाल पूछा नहीं, आराम से 1 by 1। और एक चीज मेरा नियम बहुत
अच्छा है और बहुत साफ है। ना काहू से दोस्ती, तो यहां से वहां मत बताइएगा मुझे। जी, पहले कांग्रेस देन बीजेपी। क्या बोल रहे? अरे बोलिए, यहां पे समय कहां आप पहुंचा? हाँ जी बोलिए। अभी जो जब से बात कर रहे थे मोदी ने क्या किया, मोदी ने जो किया मैं बता दें। भाई देखिए, अगर वहां से डिस्टर्ब करेंगे, नो नहीं प्लीज, नहीं नो। जी जी, मोदी ने आपसे बात की थी स्मार्ट सिटी की। मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के साथियों से, एक स्मार्ट सिटी बताए, एक एम्स बताए, एक इन्होंने जितने भी काम किए, एक भी अगर मोदी ने किया 5 साल में। मोदी को इतना डर लगता है चीन जा सकता है सुरक्षित, बता रहे थे मोदी मीडिया के सामने 9 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाया, वो कितना सुरक्षित है। देखिए, मैं आपकी कल्चर से तो नहीं वाकिफ हूं, राजस्थान की, लेकिन जहां से मैं आता हूं वहां कर पाया नहीं बोला जाता, कर पाए बोला जाता है, तो मैंने सुधार दिया, कोई बात नहीं। बीजेपी जी, मोदी जी ने पानी की समस्या के लिए राजस्थान को जो पैसा दिया उसमें गबन करके आपने भ्रष्टाचार किया, और जो आपके सचिवालय में पकड़ा गया, सचिवालय के कमरों में कैसे सोना और रुपए पकड़े जाते हैं, आपके मंत्रियों के जो भ्रष्टाचार करते हैं जेल में जाते हैं। और जब कांग्रेस की सरकार रही तो आपका आधा मंत्रिमंडल जेल में था। जी मैं आया आराम से, आराम से बैठो बैठो, आराम से। क्या नाम है आपका? रवि जुनेजा। रवि जुनेजा। रवि जुनेजा। जोर से बोला करो। रवि जुनेजा। क्या काम करते हैं साहब? व्यापारी नेता है, व्यापार करते हैं, रेडीमेड व्यापारी नेता हैं और रेडीमेड का व्यापार नेता भी हैं। व्यापारी नेता है। व्यापारी ही वही होता है जिसके दोनों तरफ पलड़े जो हैं बराबर रहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, हवा क्या चल रही है? बहुत टेढ़ी चल रही है। एक बड़ी समस्या है, हम कहने को तो दिल्ली एनसीआर के अंदर है, और पिछले 4 साल से आम आदमी के लिए दिल्ली तक जाने के लिए रेल सुविधा नहीं है। सारी रेलें एसी में कन्वर्टेड कर दी गई हैं। आम आदमी रेल से दिल्ली नहीं जा सकता है, और जो रोजमर्रा के व्यापारी जो अपने नौकरी पेशा है, इलाज के लिए एम्स जाने वाले हैं, वो आश्रम एक्सप्रेस के अंदर बाथरूम के डब्बों के अंदर सफर कर रहे हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि दिल्ली एनसीआर में यह अलवर आता है। 22 हुए, 22 और 23 के बीच में ब्रेक लेना होता है मुझे। मैं तुमसे जरूर सवाल पूछूंगा। क्या नाम है आपका? हाँ, इंदु शर्मा। इंदु शर्मा। इंदु क्या काम करती हैं आप? मैं स्टूडेंट हैं और टीचर भी हैं। पढ़ाती भी हूँ और ट्यूशन भी लेती। पहले तो तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत दिल से कि बच्चों को पढ़ाती भी हैं और पढ़ती भी हैं। भाई देखिए, भाई आप कौन है? नो जी, गुरु जी वहां पर, वहां जी बोलो मंजू, जल्दी बोलो। सर वो दी ऐसे पूछ रही थी। भाई एक मिनट रुको यार, क्या हुआ? अरे रुको, ठेका दे रहे हैं। सर सब ऐसे पूछ रहे हैं कि मोदी ने क्या किया। भाई आप क्या कर रहे हैं? भाई क्या कर रहे हैं आप? जी सर सब मोदी जी से पुटअप कर रहे हैं क्वेश्चन कि मोदी जी ने क्या किया, तो कांग्रेस ने क्या किया? सारे 13 पेपर लीक्स करवा दिए। हम यही वेट करते रहेंगे कि चुनाव कब आए और हम पेपर कब दें। क्या मुझे लगता है कि अलवर से या तो मुझे भी वही सीख लेनी चाहिए जो अलवर इस समय परिचय दे रहा है। अगर आप सुनिए, मुझे जानते नहीं है आप, फिर जो बहुत अच्छा लगता मैं उसको लाद के दिल्ली ले जाता हूं अपने साथ। चुपचाप बैठिएगा। वक्त छोड़े से ब्रेक के बाद फिर आ जाए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खो। हेलो मोटो। मोटोरोला भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। का खतरनाक जंगी जहाज ईरान के पास ओमान की खाड़ी में पहुंच चुका है और ईरान की सीमा से केवल 300 किलोमीटर दूर खड़ा है। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि ओमान की खाड़ी में तैनात अमेरिका के जंगी जहाज पर कई लड़ाकू विमान और मिसाइलें तैनात हैं, जो ईरान के पूर्वी और मध्य हिस्से को तबाह कर सकती हैं। इसके अलावा अमेरिका ने अपना एक जहाज साइप्रस के पास तैनात कर दिया। तो वहीं अमेरिका का B-1 बॉम्बर तुर्की के पास लाल सागर में तैनात कर दिया गया। मतलब ये कि लाल सागर और ओमान की खाड़ी में अमेरिका के जंगी जहाज पहुंच गए
और ईरान को घेरने की तैयारी कर ली, क्योंकि ईरान की सीमा तुर्की से लगती है और फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी तो ईरान की 1770 किलोमीटर लंबी दक्षिणी सीमा बनाती है। यहाँ अमेरिका के ताकतवर जंगी जहाज पहुंच चुके हैं, इसलिए यह माना जा रहा है कि ईरान की हमास की मदद करने से पीछे हटने की वजह अमेरिका का दबाव भी हो सकता है, क्योंकि अमेरिका लगातार इस कोशिश में है कि ईरान पश्चिम एशिया में इजरायल के खिलाफ खेमेबंदी को रोक दे, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुई शी जिनपिंग और जो बाइडेन की मुलाकात है, क्योंकि इजरायल के मीडिया ने दावा किया कि इस मुलाकात में अमेरिका ने खुलकर चीन से बोल दिया कि वो ईरान को पश्चिम एशिया का माहौल बिगाड़ने से रोके। इजरायल के मीडिया ने अमेरिका के एक अधिकारी के बयान के आधार पर शी जिनपिंग और बाइडेन की मुलाकात से जुड़ा ये दावा किया और जानकारी दी कि गाजा की जंग के मुद्दे पर बात करते हुए ज्यादातर समय शी जिनपिंग चुप थे, लेकिन बाइडेन ने उनसे दो टूक बोल दिया कि वो ईरान पर दबाव बनाए और उससे कहें कि ईरान इजरायल और हमास के झगड़े की आग में घी न पश्चिम डाले। एशिया में इजरायल के खिलाफ माहौल बनाने में जुटे ईरान के सिर पर चीन का ही हाथ है और गाजा में जंग शुरू होने के बाद उसने इजरायल का विरोध भी किया था। माना जा रहा है इसीलिए बाइडेन ने शी जिनपिंग से ईरान के बारे में बात की और चीन से कहा कि वो ईरान को समझाए, क्योंकि ईरान चीन के लिए पश्चिम एशिया में घुसने का जरिया है, जिसे उसने अपनी विस्तारवादी नीति का हिस्सा बनाया और ईरान ने चीन के प्लान का हिस्सा बनकर पश्चिम एशिया में मुस्लिम देशों वाला कार्ड खेल दिया। जो गाजा में जंग शुरू होते ही ऐसा चला कि पूरे पश्चिमी एशिया का माहौल अमेरिका के खिलाफ होने लगा, जिसके बाद अमेरिका ने भी पश्चिम एशिया में अपना दांव चला और ईरान को अपनी सेना की ताकत दिखानी शुरू कर दी। साथ ही उसने ईरान के पीछे रहकर गेम खेलने वाले चीन को भी बता दिया कि उसे पश्चिम एशिया में उसकी चाल की खबर है, जिसे फेल करने के लिए बाइडेन ने सीधा शी जिनपिंग से ही बात कर ली और सैन फ्रांसिस्को में मुलाकात के बाद गाजा जंग से जुड़ा बयान दे डाला। I have been deeply involved in moving on the hostage negotiation. I'm mildly hopeful. जिसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका ने चीन के जरिए ईरान तक संदेश पहुंचा दिया और उस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। इसी बीच खबर आई कि ईरान ने हमास के समर्थन में गाजा में सेना उतारने से इनकार कर दिया, जिसके बाद लगने लगा कि ईरान दबाव में, क्योंकि पश्चिम एशिया में राज करने की उसकी हर चाल उल्टी पड़ती नजर आ रही। क्योंकि सऊदी अरब में हुए मुस्लिम देशों के सम्मेलन में कई मुस्लिम देश ईरान के प्रस्ताव के खिलाफ खड़े हो गए और उन्होंने ईरान का इजरायल के बहिष्कार का प्रस्ताव नहीं माना। ये दावा इजरायल के मीडिया ने किया और बताया कि ईरान का प्रस्ताव ठुकराने वाले देशों में अरब देश भी शामिल हैं, क्योंकि उसे चिंता है कि इजरायल और हमास की जंग की आड़ में ईरान पश्चिम एशिया में मुस्लिम देशों का नेता बन जाएगा, जिससे सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे मुस्लिम देशों का बैठे बिठाए नुकसान हो जाएगा। क्योंकि भले ही इन देशों के बीच की अनबन गाजा की जंग की वजह से कुछ कम हो गई हो, लेकिन वो इजरायल से सारे रिश्ते नहीं तोड़ना चाहते, क्योंकि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे मुस्लिम देशों के लिए इजरायल अमेरिका से रिश्ते बेहतर करने का जरिया है और इसलिए सऊदी अरब में हुए मुस्लिम देशों के सम्मेलन में उन्होंने इजरायल से बातचीत का रास्ता खुला होने का संकेत दिया। यानी ये देश अमेरिका और इजरायल से सीधी दुश्मनी नहीं करना चाहते और इसीलिए उन्होंने ईरान से एक तय दूरी बनाए रखी और संदेश दे दिया कि आंखें बंद करके ईरान की वो हर बात नहीं मानेंगे। यानी ईरान की चाल उल्टी पड़ने लगी और मुस्लिम देशों में फूट दिखी, जिसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका का पश्चिम एशिया में ईरान को रोकने का प्लान कामयाब हो सकता है, जिसका संकेत भी मिला क्योंकि ईरान ने हमास का साथ देने से ही इनकार कर दिया। यही नहीं, हिजबुल्लाह भी इजरायल से सीधी जंग लड़ता नहीं दिख रहा। यानी जिन दो संगठनों के दम पर ईरान इजरायल को घेरना चाहता था वो बैकफुट पर आ गए। हमास की मदद करने से तो खुद ईरान ने ही इनकार कर दिया, जिसे उसका अमेरिकी दबाव में लिया गया फैसला माना गया। इजरायल को इस्माइल हानिया के घर की सटीक लोकेशन का पता चला, उसने बिना देरी किए वहां बमबारी शुरू कर दी। इजरायल की सेना ने गाजा में इस्माइल हानिया के घर पर काफी देर तक हमले किए और दावा किया कि उसके जोरदार हमलों में हमास के प्रमुख इस्माइल हानिया का घर पूरी तरह तबाह हो गया, क्योंकि इजरायल की सेना ने उसके घर पर अपने लड़ाकू विमानों से बमों की बारिश कर दी। इस्माइल हानिया के घर पर किए गए ताबड़तोड़ हमलों का एक वीडियो भी इजरायल की सेना ने जारी किया, जिसमें एक के बाद एक कई तेज धमाके होते दिखाई दिए। हमास के चीफ इस्माइल हानिया के घर पर इजरायल की सेना ने बारूद की ऐसी बारिश की जिससे पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। इस्माइल हानिया के घर के आसपास के इलाके को भी इजरायल ने अपने निशाने पर लिया और हमास के ठिकानों पर बमबारी कर तबाही मचा दी। कुछ वक्त पहले जहां इमारतें खड़ी नजर आ रही थीं, वहीं इजरायल के हवाई हमलों के बाद वहां सिर्फ मलबे का ढेर ही दिखाई दिया। और इजरायल की फौज ने इस्माइल हानिया के घर पर हमले के दौरान ही उसके आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन भी चलाया, क्योंकि उसे इस बात की आशंका थी कि वहां हमास के लड़ाके छिपे हो सकते हैं। और इसीलिए इजरायल के सैनिकों ने जमीन पर उतरकर भी हमास के लड़ाकों की तलाश की।
हथियारों से लैस इजराइल के जवान गाजा में हमास के ठिकानों को ढूंढते नजर आए, लेकिन जब वो सर्च ऑपरेशन चला रहे थे तभी हमास के लड़ाकों ने उन्हें निशाने पर ले लिया, जिसके बाद इजराइल के सैनिकों ने सुरक्षित जगहों पर छिपकर हमास के लड़ाकों पर गोलियों की बौछार कर दी। इजराइल की सेना ने हमास के ठिकानों पर जमीनी हमले तो किए ही, साथ ही आसमान से भी बम बरसाए। मतलब जमीन और आसमान दोनों जगहों से इजराइल ने हमास को गंभीर चोट पहुंचाने की कोशिश की। इजराइल की सेना ने हमास के प्रमुख इस्माइल हानिया के घर को बर्बाद करने के साथ ही हमास के कई ठिकानों को भी तबाह करने का दावा किया। इतना ही नहीं, इजराइल ने यह भी दावा किया कि उसकी सेना ने इस्माइल हानिया के घर से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए। इजराइल की सेना के मुताबिक इस्माइल हानिया के जिस घर को उसने बर्बाद किया वहां से उस पर हमले की प्लानिंग की जा रही थी, और इसीलिए इजराइल की सेना ने इस्माइल हानिया के उस घर पर बमों की बारिश कर उसे ध्वस्त कर दिया। इजराइल की सेना ने दावा किया कि गाजा में इस्माइल हानिया के उस घर से ही उसके खिलाफ साजिश रची जा रही थी और हमास के लड़ाके उस घर का इस्तेमाल इजराइल की सेना पर हमले की प्लानिंग के लिए कर रहे थे, और यही वजह रही कि इजराइल ने बिना देरी किए इस्माइल हानिया के घर को बर्बाद कर दिया। इतना ही नहीं, इजराइल की सेना ने इस्माइल हानिया के घर के आसपास के इलाकों की घेरेबंदी भी की ताकि हमास के लड़ाकों का खात्मा किया जा सके। उसने इस्माइल हानिया के घर से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद करने की बात कही। इजराइल का दावा है कि उत्तरी गाजा पर कंट्रोल के बाद उसकी सेना हमास के खात्मे के लिए तेजी से ऑपरेशन चला रही है। इस्माइल हानिया के घर को निशाना बनाने से पहले इजराइल की सेना ने पूरी तैयारी की, क्योंकि इस्माइल हानिया के घर पर हमला करना इतना भी आसान नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि बताया जाता है कि गाजा में हानिया के घर के आसपास का इलाका हमास का गढ़ है। मतलब ये कि इजराइल की सेना ने शेर की मांद में घुसकर हमला कर दिया। गाजा में अल-शिफा अस्पताल को घेरने के बाद से ही इजराइल की नजर इस्माइल हानिया के घर पर थी, क्योंकि इजराइल की सेना जल्द से जल्द हमास के टॉप नेताओं के खात्मे की कोशिश में जुटी है और उसके निशाने पर हमास के टॉप कमांडर भी हैं। इजराइल की सेना के मुताबिक गाजा में हमले शुरू करने के बाद वो हमास के 60 से ज्यादा कमांडरों को मौत की नींद सुला चुकी है, लेकिन उसकी कोशिश हमास की बड़ी मछलियों को अपने जाल में फंसाने की है, क्योंकि इजराइल का मानना है कि जब तक हमास के टॉप कमांडरों को ढेर नहीं किया जाएगा तब तक हमास का नामो निशान नहीं मिटाया जा सकता। और इसीलिए हमास का प्रमुख इस्माइल हानिया भी इजराइल की हिट लिस्ट में पहले नंबर पर बताया जाता है। गाजा पट्टी में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान आईडीएफ ने पूरी दुनिया के सामने वो सबूत पेश किए जिसका दावा इजराइल जंग के पहले दिन से करता आ रहा है, और वो दावा है कि हमास के लड़ाके गाजा के रिहायशी इलाकों और आम लोगों के घरों को इजराइल पर हमले के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसका सबूत पेश करते हुए आईडीएफ यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्स ने गाजा पट्टी के बेत हनून में मौजूद एक घर का वीडियो जारी कर दिया, जिसमें साफ नजर आया कि एक बच्चे के कमरे में हमास के लड़ाकों ने हथियार छिपा रखे थे। यह हथियार बच्चे के बेड के भीतर बने बॉक्स में छिपा कर रखे गए थे। आईडीएफ को बच्चे के कमरे से हमास के रॉकेट, लैंड माइन्स, राइफल समेत कई हथियार मिले। इस वीडियो के सामने आने के बाद इजराइल का दावा काफी मजबूत हो गया कि हमास आम लोगों के घरों को इजराइल पर हमले के लिए इस्तेमाल करता है। अल-शिफा अस्पताल में घुसने के बाद इजरायली सैनिकों ने वहां की कई इमारतों और बेसमेंट में लड़ाकों की तलाश शुरू कर दी। इससे पहले इजरायल की सेना ने भीषण जंग के बाद इस अस्पताल पर कब्जा करने का दावा किया, जिसके लिए इजरायल की सेना ने बहुत बड़ा अभियान चलाया। उसके सैनिक टैंक और बुलडोजर लेकर अल-शिफा अस्पताल परिसर के अंदर घुस गए, जिसके बाद वहां भीषण लड़ाई हुई। महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारी वोटिंग, शाम 5 बजे तक 71% से ज्यादा मतदान। शिवराज सिंह, कमलनाथ सहित कई दिग्गजों ने डाला वोट। सभी 230 सीटों के लिए डाले गए वोट। छत्तीसगढ़ में शाम 5 बजे तक 67% से ज्यादा मतदान। दूसरे दौर में बाकी बची 70 सीटों के लिए हुई वोटिंग। गरियाबंद में नक्सली हमले में आईटीबीपी का जवान शहीद। वर्ल्ड कप फाइनल में रविवार को भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मैच देखने जाएंगे अहमदाबाद। मैच शुरू होने से पहले एयरफोर्स की सूर्य किरण टीम करेगी एयर शो। महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। लेकिन दावा है कि इजरायली सैनिकों के हमलों से घबराकर हमास के लड़ाकों ने अपनी हार मान ली। यानी लड़ाके या तो इजरायल के हमलों में मारे गए या वहां से भाग खड़े हुए। ये अस्पताल उत्तरी गाजा में मौजूद है, जो पिछले कई दिनों से जंग का केंद्र बना हुआ है। इजरायली सेना पिछले हफ्ते से ही वहां बहुत बड़ा ऑपरेशन चला रही है।
उसके सैनिकों ने अल शिफा अस्पताल को पहले से ही घेर रखा था और फिर मौका देखकर वो पूरी तैयारी के साथ अस्पताल परिसर में घुस गए। अल शिफा अस्पताल प्रशासन के मुताबिक उन्हें इजरायली सेना की तरफ से अपनी जान बचाने के लिए आधे घंटे का वक्त दिया गया था, जिसके बाद नेतन्याहू के सैनिक हमला करते हुए अंदर पहुंच गए। और अल शिफा अस्पताल के अंदर पहुंचते ही इजरायल की सेना ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। उसके सैनिक अस्पताल की अलग अलग इमारतों में पूरी सावधानी के साथ दाखिल हुए, क्योंकि इजरायल ये आरोप लगाता रहा है कि अल शिफा अस्पताल हमास का कमांड सेंटर है और हमास ने उसके नीचे सुरंगों का जाल बना रखा है। ऐसे में इजरायली सैनिक धीरे धीरे वहां की अलग अलग इमारतों में घुसते दिखाई दिए। इस दौरान उन्होंने वहां के कई कमरों से हथियारों का जखीरा मिलने का दावा किया। इसी तरह कई दूसरे कमरों से हथियार और आत्मघाती हमलों में इस्तेमाल होने वाली कई जैकेट भी बरामद की गई। इजरायल ने दावा किया कि हमास के लड़ाके लंबी जंग की तैयारी में थे, लेकिन ताबड़तोड़ हमलों ने उनके प्लान पर पानी फेर दिया। हालांकि अल शिफा अस्पताल पर कब्जे का दावा करने के बावजूद इजरायली सैनिकों ने वहां अपना अभियान खत्म नहीं किया, क्योंकि माना जा रहा है कि अब भी अस्पताल के नीचे बनी सुरंगों में हमास के लड़ाके छिपे हो सकते हैं, जो कभी भी इजरायली सैनिकों के लिए काल बन सकते हैं। इसी वजह से इजरायल ने अपनी मुहिम जारी रखी। ईरान ने हमास को राजनीतिक और नैतिक समर्थन देने का वादा किया, लेकिन जंग में अपनी सेना भेजने से इनकार कर दिया। यह दावा ईरान के सुप्रीम लीडर के बड़े अधिकारियों ने किया, जिसका मतलब यह हुआ कि ईरान ने ऐन वक्त पर हमास का साथ छोड़ दिया, क्योंकि इजरायल की सेना ने उत्तरी गाजा में हमास के पांव उखाड़ने का दावा किया। उसने हमास के कमांड सेंटर तक पर कब्जा कर लिया। हमास की संसद तक में इजरायल का झंडा फहरा दिया गया। यानी उत्तरी गाजा में धीरे धीरे हमास कमजोर पड़ने लगा और ऐसे वक्त में उसे ईरान की मदद की जरूरत थी। लेकिन ईरान ने ऐन वक्त पर हमास को धोखा दे दिया, क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के बड़े अधिकारियों ने दावा किया कि ईरान ने गाजा में अपनी सेना भेजने से इनकार कर दिया। उनके मुताबिक हमास चीफ इस्माइल हानिया और खामनेई की 5 नवंबर को मुलाकात हुई थी, जिसमें खामनेई ने हानिया से दो टूक बोल दिया था कि वो ईरान को इस जंग में न घसीटें और वो इस जंग में ईरान की सेना नहीं भेजेंगे। जबकि इस मुलाकात के बाद हमास को ईरान से और हथियार मिलने की उम्मीद थी, लेकिन ईरान के ऐन वक्त पर मुकरने से हमास की मुश्किल बढ़ गई, क्योंकि ईरान 7 अक्टूबर के बाद से लगातार इजरायल के खिलाफ हमले बोल रहा है। यही नहीं, ईरान उसके खिलाफ बोल रहा है, यही नहीं, उसने इजरायल के खिलाफ जंग के कई मोर्चे खुलने की धमकी भी दी थी। लेकिन अचानक ईरान पलट गया, क्योंकि उसने गाजा की जंग से अपने हाथ पीछे खींच लिए और हमास को केवल राजनीतिक और नैतिक समर्थन देने का ऐलान किया। यह दावा ईरान के सुप्रीम लीडर के कुछ करीबी अधिकारियों ने किया। हमास चीफ और ईरान के सुप्रीम लीडर की 5 नवंबर को मुलाकात हुई और खबर आई कि हमास चीफ ने इस दौरान ईरान से हथियार मांगे थे। लेकिन ईरान ने हमास चीफ को ऐसा झटका दिया कि उसे इसकी उम्मीद भी नहीं रही होगी, क्योंकि 7 अक्टूबर के बाद से ईरान लगातार इजरायल के खिलाफ आग उगल रहा है। उसने इजरायल को जंग के अलग अलग मोर्चे खुलने की धमकी भी दी। लेकिन जंग के 40 दिन बीतने के बाद खबर आई कि ईरान ने हमास को अकेला छोड़ दिया और तर्क दिया कि हमास ने 7 अक्टूबर के हमले से पहले ईरान को जानकारी नहीं दी थी। ईरान के अधिकारियों का यह दावा चौंकाने वाला था, क्योंकि ईरान ने 7 अक्टूबर के बाद लगातार इजरायल को निशाने पर लिया। लेकिन अब वो कह रहा है कि उसे हमास के इजरायल पर 7 अक्टूबर को किए गए हमले के बारे में पता ही नहीं था और इसीलिए हमास उसे जंग में न घसीटे। कम से कम ईरान के कुछ बड़े अधिकारियों ने तो यही दावा किया। ईरान के अधिकारियों के मुताबिक खामनेई ने हमास चीफ से साफ साफ कहा कि हमास ने 7 अक्टूबर के हमले के बारे में ईरान को कुछ नहीं बताया था, इसलिए ईरान उसकी तरफ से इस जंग का हिस्सा नहीं बनेगा। जिसका मतलब यह हुआ कि ईरान ने साफ कर दिया कि वो इजरायल से सीधी जंग नहीं लड़ेगा। जबकि इससे पहले उसने मुस्लिम देशों से इजरायल का बहिष्कार करने की अपील की थी। यही नहीं, इजरायल ने दावा किया कि 7 अक्टूबर से पहले ईरान हमास के लड़ाकों को हथियार बनाने की ट्रेनिंग देना चाहता था और उसके पास इसके सबूत भी हैं। क्योंकि इजरायल के अधिकारियों ने दावा किया कि उसे हमास के लड़ाकों की ट्रेनिंग से जुड़े कुछ दस्तावेज मिले, जो गाजा के बाहर हमास के एक ट्रक में रखे कंप्यूटर में मौजूद थे। और उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर इजरायल ने आरोप लगाया कि ईरान 7 अक्टूबर से पहले हमास के लड़ाकों को ट्रेनिंग देना चाहता था, जिसमें वो उन्हें हथियार बनाना भी सिखाने वाला था। यही नहीं, इजराइल ने दावा किया कि 7 अक्टूबर को हमास के जिन लड़ाकों ने दक्षिण इजराइल पर हमला किया था, उन्हें ट्रेनिंग ईरान में ही मिली। और इजरायल के इन दावों में अमेरिका ने भी उसका साथ दिया। अमेरिका ने दावा किया था कि हमास के लड़ाकों ने हमले से करीब 1 महीना पहले ईरान में ट्रेनिंग ली थी। ये दावा अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने किया था और अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि हमास के लड़ाकों को ट्रेनिंग और फंडिंग दोनों ईरान से मिली थी।
क्योंकि अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया था कि हमास के लड़ाकों ने हमले से करीब 1 महीने पहले सितंबर में ईरान में ट्रेनिंग ली थी, जिनकी संख्या 500 थी और इन 500 लड़ाकों को हमास से ट्रेनिंग और फंडिंग दोनों मिली थी। लेकिन जंग के 40 दिन बाद ईरान से जुड़ा ऐसा दावा सामने आया जिसने पूरी कहानी ही पलट दी, क्योंकि नए दावे के मुताबिक ईरान को 7 अक्टूबर के हमले के बारे में पता ही नहीं था और अब तो वो हमास की तरफ से जंग लड़ने से भी इनकार कर रहा है, जो गाजा में चल रही भयंकर जंग के बीच हमास के लिए तगड़ा झटका है। माना जा रहा है कि ईरान ने अमेरिका के दबाव में ऐसा किया क्योंकि अमेरिका ने ईरान के पास ओमान की खाड़ी में अपना खतरनाक जंगी जहाज तैनात कर दिया, जो ईरान के पूर्वी और मध्य हिस्से में हाहाकार मचा सकता है। क्योंकि पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका का खतरनाक जंगी जहाज ईरान के पास ओमान की खाड़ी में पहुंच चुका है और ईरान की सीमा से केवल 300 किलोमीटर दूर खड़ा है। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि ओमान की खाड़ी में तैनात अमेरिका के जंगी जहाज पर कई लड़ाकू विमान और मिसाइलें तैनात हैं, जो ईरान के पूर्वी और मध्य हिस्से को तबाह कर सकती हैं। इसके अलावा अमेरिका ने अपना एक जहाज साइप्रस के पास तैनात कर दिया। तो वहीं अमेरिका का B-1 बॉम्बर तुर्की के पास लाल सागर में तैनात कर दिया गया। मतलब ये कि लाल सागर और ओमान की खाड़ी में अमेरिका के जंगी जहाज पहुंच गए और ईरान को घेरने की तैयारी कर ली, क्योंकि ईरान की सीमा तुर्की से लगती है और फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी तो ईरान की 1770 किलोमीटर लंबी दक्षिणी सीमा बनाती है, जहां अमेरिका के ताकतवर जंगी जहाज पहुंच सच शामिल मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। हमसे तुमसे मिलकर बना देश सारा, बना देश सारा। धर्म मजहब में यूं ना इसको बांटो, साझी संस्कृति से बंधा देश सारा, बंधा देश सारा। एक है हम सभी, एक ही राष्ट्र है हमारा। सब साथ में गाएंगे वंदे मातरम। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अलवर। अगर हम आपसे एक बात कह दें यहां पर तो उसका जवाब जरूर दे दीजिएगा मुझे। आई लव यू। मैं अभी सुनाई नहीं पड़ा, थोड़ा सा कान मेरा ऊंचा सुनता है। आई लव यू। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, हाँ हाँ समझ गए, तुम्हारा तो मैं मालूम ही रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को जरूर मैं आपसे पूछूंगा। क्या नाम है आपका? सारिका गोयल। सारिका जी, सारिका जी क्या करती हैं आप? मैं ये कह रही हूँ कि करती क्या है? मैं हाउसवाइफ हूँ। एक बात मैं आपको इसके लिए, इनके लिए, सारिका जी के लिए एक बार ताली बजा दीजिए। मैं बताता हूँ, कारण बताता हूँ। दुनिया का जो सबसे कीमती और सबसे अच्छा काम है वो है हाउसवाइफ। हमारी नई पौध, जो कह रहे थे ना कि जो आपने सवाल कहा था कि जो नई पौध है, जो नर्सरी में टीचर्स हैं, उनकी तनख्वाहें दुनिया में ज़्यादा हैं, देश में कम है। तो ये गृहिणी हैं जो हम सबको बनाती, तभी मेरी जबान जो है चप 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 चलती है, इसीलिए, क्योंकि मेरा पेट भरता है, इसलिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी, बहुत दूर खड़ी हुई हैं, थैंक यू सो मच। जी बोलिए सारिका जी। मुझे ये है कि अलवर में हम रह रहे हैं, हमें अलवर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमारे घर में पानी नहीं आ रहा है। पानी नहीं आता है, हमें टैंकरों से पानी भरना पड़ता है। उसका हरियाणा कौन करेगा, ये बताइए हमें सबसे पहले। सबसे पहला सवाल कि हरियाणा में, सॉरी, यहाँ राजस्थान अलवर में पानी नहीं आता घरों में, इसका जो समाधान करेगा, आया कौन समाधान करेगा? और एक बात, एक मिनट,
और एक बात मैं और साफ कहना चाहता हूं कि झूठ मत बोलिएगा, वरना रात में मैं सपने में आऊंगा सबका। बिल्कुल झूठ मत बोलिएगा और कोई वादे खोखले करके मत जाइएगा, जो है वही बोलिएगा। मैं आ रहा हूं, इतने दीन होने की जरूरत नहीं है, आपका अधिकार है, जब चाहे तब ले सकते। सर एक मिनट, पहले बीजेपी जवाब देना चाहते हैं, पानी कैसे लाएंगे अलवर में? अलवर के विधायक ने जो 5 साल रहा, पानी की समस्या के लिए भगत सिंह के चौराहे पर 48 डिग्री टेम्परेचर में 8 दिन तक धरना दिया, उसका बीमार भी हुआ। 1 मिनट, उसके बाद पानी की समस्या के लिए उसने जैसलमेर से पानी लाने के लिए और नटनी का बारिश पानी लाने के वहां पर धरना दिया। राजस्थान में सरकार कांग्रेस पार्टी की रही, ये 5 साल तक होटलों के अंदर लड़ती रही, सचिन पायलट और अशोक गहलोत, लेकिन पानी की समस्या के लिए कोई इन्होंने कार्य नहीं किया, बल्कि केंद्र सरकार ने जो पैसा भेजा उस पैसे में भ्रष्टाचार किया। यहां इस शो में जो पत्रकार मौजूद हैं उन सबका मैं बहुत अभिवादन करता हूं और बहुत बहुत तहे दिल से मैं जरूर आपके पास आऊंगा। कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड। जी, पानी की समस्या की जो बात कर रहे हैं, 3 बार से इनका विधायक है, मैं कोई बड़ी शर्म आती है, अलवर से कोई ये कहते हैं धरना दिया, विधायक का काम धरना देना है क्या? ये आरटीआई कार्यकर्ता की तरह जाते हैं, प्रश्न पूछ के आ जाते हैं। विधानसभा में एक भी विधेयक पेश किया क्या? विधानसभा में कोई नियम बनवाने की बात की क्या इनके पुराने विधायक ने? बल्कि जो नटनी का बारे का पानी आने की बात थी, वहां पानी इकट्ठा करके हम अलवर को जो लाने की बात की थी, सामाजिक कार्यकर्ता। जी मैं आ गया, बिल्कुल आ गया, मैं बिल्कुल आ जाऊंगा। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम मानवेंद्र है प्रतीक जी। मानवेंद्र जी मैं आ जाऊंगा। देखिए, अगर आपको ये लग रहा है तो मैं माफी चाह रहा हूं। आप बैठेंगे पहले, सबसे पहला चीज है आप बैठेंगे। नो जी वेरी क्विक। प्रतीक जी, पहले तो अलवर की तरफ से बहुत सारी मोहब्बतें आपको, आपके क्रू को। आपको भी बहुत बहुत सारा प्यार। प्रतीक जी, मैं यहाँ 1 घंटे से खड़ा हूँ, मैं अलवर के लिए यहाँ खड़ा हूँ, बोलने के लिए, सवाल पूछने के लिए। हमारे पास में अक्साई चीन से लेके पुलवामा तक है, लेकिन हम उस मुद्दे पे यहाँ एकत्रित नहीं हुए। हम यहाँ एकत्रित हुए हैं मेरे अलवर के लिए। पेपर लीक की बात करते हैं, इनकी भगवा नेतृत्व की सरकार में 17 पेपर उत्तर प्रदेश में। सवाल पूछिए। सवाल मेरा ये है अलवर का, आपको हमने जिला प्रमुख, यहाँ आपका निगम में चेयरमैन आपका है, सांसद आपके 10 वर्षों से, 15 सालों से आपके विधायक है। आपने इस जिले के लिए अगर एक काम, इस शहर के लिए काम किया हो तो यहाँ कह दे। आ रहा, बढ़ो वही बैठ जाओ। तुम मेरे साथ चलना दिल्ली, चलो बढ़ो। क्या नाम है सर आपका? मैं पंडित जले सिंह। पंडित जले सिंह, नाम ही जले सिंह है। पंडित जी एक बात कहें आपसे? बताओ ना सर। मैंने कभी जिंदगी में फरमाइशी प्रोग्राम नहीं किया, और जिसने ज्यादा हाथ उठाया उसके पास तो मैं 5 साल तक नहीं गया। लेकिन मैं अलवर में ये नियम तोड़, हाँ छोटा भाई है इसलिए मैं माफ करता हूं, बिल्कुल गलत बात है। हर आदमी को सवाल पूछने का हक है। नहीं अब ज्यादा ना बोले, वहीं बैठे खड़े रहिए उस जगह। हाँ जी, हाँ बोलिए। मेरा सवाल है कांग्रेस के नेताओं से है कि 15 साल की जो ये बात करते हैं, 10 साल इनकी सरकार रही, 5 साल जिनको ये विकास पुरुष कहते हैं बाबूर जितेंद्र, वो भी उस 15 साल में 5 साल मंत्री रहे, क्यों पानी लेके नहीं आए? ये झूठे वादे, चंबल के पानी का किस्सा 15 साल से ये गाते आ रहे हैं। 15 साल से ये कहां थे? इनके जो भी प्रत्याशी हैं वो कहां थे? जब उन्होंने कुछ किया तो वो भाजपा के पार्षद थे, भाजपा के। और मैं ये कहना चाहता हूं, उनका जो परिवार खड़ा है ये सब मोदी जी के वोटर हैं। दे आर ऑल द मेंबर। सारिका जी का सवाल था कि यहां पर कौन भागीरथी और कौन भागीरथ होगा। अलवर में पानी को लेकर किसी ने कहा कि वकील साहब कोर्ट जाने से पहले पानी की बाल्टी लेके जाते हैं घर पे, और ये छोटे छोटे बच्चे और पानी की समस्या अलवर की सबसे बड़ी समस्या। मैं वही बात कर रहा हूं गुरुजी, कोई फारसी नहीं बोल रहा। पानी बिल्कुल, अरे आपको चुनाव थोड़ी लड़ना है। प्रतीक जी, हाँ बोलिए प्रतीक जी। ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं हो। वाटर हार्वेस्टिंग कर दिया जाए, चौराहे पे इतना पानी जाता है, पहाड़ का आता है, वो बेकार जाता है। अगर उसको कर दिया जाए तो यहाँ बोरों में पानी हो जाए, वो पानी उपलब्ध हो जाए। आपको क्या लगता है ये सरकार को पता नहीं होगा? सरकार को पता है, इच्छा शक्ति सबको पता है।
कि पानी कहां से आता है, लेकिन जब आंखों का पानी मर जाता है, सर मेरा सिर्फ कांग्रेस से ये कहना है कि मैं दो चीजें कहूंगा। नाराज है कांग्रेस से आप? सर नाराजगी वाली बात नहीं है, मैं सच्चाई का साथ दे रहा हूं। सिर्फ मेरा इतना सा कहना है कि विधायक साहब ने, वर्तमान विधायक साहब संजय शर्मा जी ने 37 करोड़ रुपए की सिल्ली सेठ से जल लाने की योजना बनाई, 38 करोड़ रुपए की, उसको इन्होंने अटकाने का काम किया। एक बात। दूसरी बात, विधायक साहब ने अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में 2 वर्ष तो कोरोना में निकले, जो समय शेष था उसमें से 149 से अधिक सिंगल और 3 फेज बोरिंग करी, वो उन्हें विधायक कोटे से 50 से अधिक जलदाय विभाग से बोरिंग सैंक्शन कराई, उसका ये ठीकरा हम पर फोड़ते। दूसरी बात, हमने जब अपने हक के लिए, जनता की आवाज के लिए, जनता के पानी के लिए जब कलेक्टर के चैम्बर में धरना दिया तो वर्तमान विधायक के ऊपर इन्होंने राज कार्य के बाधा का केस लगा दिया। इनको शर्म आनी चाहिए। ठीक है, क्या नाम है साहब आपका? गोपाल शास्त्री। गोपाल शास्त्री, जब आप खड़े होते तो ये बैठ जाते, जब ये बैठते तो खड़े हो जाते। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। केवल पानी की प्यास से अलवर में कोई प्यासा नहीं मरा है। आज अलवर में 4 वारदातें हुई है। एक लड़की को, नाबालिग को बलात्कार करके मार दिया गया। कौन बोलेगा उसमें? कौन बोलेगा? पानी से, फायर ब्रिगेड से उसको धो दिया गया, उस निशानों को। हमारी महिलाओं की सुरक्षा किसने करी? कहां थी राजस्थान की सरकार? कहां मर गई थी राजस्थान की सरकार? आया खड़ो। क्या नाम है? मेरा नाम अमित है। अमित, क्या काम करते हो? मैं अभी स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट? कौन से क्लास में? 3rd ईयर। थर्ड ईयर। विषय क्या है तुम्हारे? लो है सर मेरे पास तो। विषय क्या है 3rd ईयर के? लो है सर, अभी चल रही है मेरी। विषय 3rd ईयर में क्या क्या है? अभी मैं बता दूंगा। आप बताओ। अभी सर मेरा 3rd ईयर। विषय 3rd ईयर में क्या क्या है? अभी बता दूंगा सर। कब बताओगे? पेपर ही लीक है जाए तो पढ़ने से मतलब क्या है? पेपर लीक हो जाते तो पढ़े क्यों? आओ, पेपर लीक हो जाए तो पढ़े क्यों? आओ अमित। 19 बार पेपर। अरे रुको, पेपर लीक 3rd ईयर में हो? हाँ बताइए। हैं? 19 बार। अरे कौन से कॉलेज में? ये गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में। गवर्नमेंट लॉ कॉलेज। तो विषय? विषय सर अभी 1st ईयर में आया हूँ। आओ इधर, इधर आओ, सवाल पूछो। 19 बार पेपर लीक हुआ है। एक बार नहीं, 19 बार पेपर लीक हुआ है। एक बार होता है सर, कुंभकर्ण भी 6 महीने में जागता था, ये सरकार 5 साल सोई रही। ठीक जी, बड़ जी, एक मिनट मैं आया जी, नमस्ते जी, एक मिनट रुको भाई साहब। चुनाव लड़ना है क्या? नहीं लड़ना है ना, तो बैठो। पूछ नहीं, बैठो जी। हाँ, अरे एक मिनट जी, बाबूजी कहाँ से आना हुआ? अलवर से ही हूँ मैं, और आपका शो टीवी में जैसे स्टार्ट हुआ मैं घर से चला तुरंत, और मैं आपके हजारों एपिसोड देख चुका हूँ कम से कम। लेकिन अलवर की धरा पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इस समय बहुत शो जो है पीक पर 53, 1 मिनट बचा, जल्दी। मैं आपसे बस इतना ही गुजारिश करूंगा, यहाँ कोई समस्या नहीं है अलवर में, लेकिन यहाँ पर पार्टियों को जिताने की लड़ाई होती है। मैं कहता हूँ पार्टियों को मत जिताओ, इंसानियत को जिताओ, इंसानियत को। बड़ो। अरे सलाम वालेकुम, बड़ो चुप बैठ जाओ। सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? खैरियत तो? बस ऐसा ही, अल्लाह सब पे रहम करे। तो कहां से आना हुआ? रुको, लाद ले जाऊंगा, बता दे रहा हूं। कहां से आना हुआ? अलवर से। क्या काम करते हैं साहब? जी मैं समाज से हूँ। समाज से? जिला में पंचायत से। जिला में पंचायत से। अच्छा, तो उनको जानते होंगे?